देखिए, ये जो हम लोग आज कोर्स शुरू कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे वो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए, सबसे पहले इसमें हम ये समझेंगे कि जो लग्न कुंडली में प्लैनेट होते हैं, अब इसमें से जो चीजें हम लोग जानते हैं उनको स्किप कर देंगे। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए 12 राशियां, 9 प्लैनेट के कारक। कारक हम लोग स्किप नहीं करेंगे, कारक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि प्लैनेट कब हमें रिजल्ट देता है, कब हमें रिजल्ट नहीं देता है। इसको आप लोग वन लाइनर बना के नोट कर लीजिए। वो इसलिए नोट करने को कह रहा हूं कि मेरा कोई कॉपी नहीं रहती है मेरे पास, कोई कोर्स मटेरियल नहीं रहता है मेरे पास। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है, कोई जैसे पॉइंट अगर टॉपिक मिस हो गया तो आप बता दीजिए सर अभी ये रह गया है। ठीक है। तो हम लोग ने अभी क्या कहा, अभी मैंने क्या कहा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ लिखाया मैंने आपको। 12 राशि और प्लैनेट कब हमें रिजल्ट देगा और हाँ, कब कब नहीं हमें देगा, प्लेनेट कब नहीं। रिजल्ट देगा, कब हमें प्लेनेट रिजल्ट नहीं देगा। नहीं। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन सा प्लेनेट हमें पूरा रिजल्ट देगा, कौन सा प्लेनेट हमें कम रिजल्ट देगा। उसके बाद पढ़ेंगे मारक प्लेनेट। मारक प्लेनेट के बारे में एक बात बिल्कुल दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर प्लेनेट चार्ट में मारक है, जुपिटर को छोड़ के, जुपिटर को छोड़ के कोई भी प्लेनेट अगर हमारे चार्ट में मारक है, वो केपी में कितने भी अच्छे नंबर्स दे दे हमें, मतलब कोई अच्छा कॉम्बिनेशन बना भी दे, लेकिन हमें उसका डोनेशन करना ही करना है। मारक प्लेनेट जैसे कि नाम बोलता है मारक, तो मारक का मतलब ये नहीं है कि ये मार देगा, ये मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। भाई, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, मारक हाउस पता है आप लोगों को सबको, यस। दूसरा और सातवां। तो दूसरे घर में और सातवें घर में जो राशियां पड़ी हैं हमारे चार्ट में, उनकी जो ओनर प्लेनेट है वही मारक प्लेनेट होगा, लिख लीजिए। दोबारा रिपीट करना एक बार। सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस मारक घर होते हैं। सेकंड हाउस लॉर्ड और सेवेंथ हाउस लॉर्ड मारक प्लेनेट होते हैं। मतलब अगर किसी का सेवेंथ हाउस में, किसी का सेकंड हाउस में 9 नंबर की राशि आ गई, तो उसके लिए क्वेश्चंस लेंगे लास्ट में एक साथ। आधे घंटे आप लोगों को क्वेश्चंस ले लेंगे, अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर किसी के, मान लीजिए सेकंड हाउस में 9 नंबर की राशि आ गई, तो हम कहते हैं जुपिटर यहाँ पे मारक हो गया। अब अगर ये जुपिटर मारक हो गया, तो केवल जुपिटर एक ऐसा प्लेनेट है जो मारक होके भी मारक नहीं है।
इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये सबसे शुभ प्लेनेट है। जब तक इसका संबंध चार्ट में और प्लैनेट्स के साथ नहीं बनेगा, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ, जैसे राहु वगैरह हो गए, केतु हो गए, तब तक जुपिटर अपना मारक वाला इफेक्ट नहीं देता है। कुछ रह गया कहीं तक? हाँ जी सर, ये आपने बोला कि अगर 9th राशि सेकंड हाउस में है तो जुपिटर मारक ग्रह है, लेकिन जुपिटर मारक ग्रह नहीं होता। आपने उसके बाद क्या बोला, राहु के साथ? उसके बाद मैंने ये बोला कि जुपिटर अगर चार्ट में या ट्रांजिट में राहु या केतु के साथ संबंध बनाएगा तब एक बार सोचने वाली बात है, वरना जुपिटर को मारक ग्रह नहीं लेके चलते हैं। लेकिन जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हो जाता है कि दोनों एक्सपेंशन के कारक हैं। जुपिटर भी एक्सपेंड करता है, राहु भी एक्सपेंड करता है। बस फर्क इतना है, जुपिटर किसी चीज को अगर किसी व्यक्ति को अमीर बनाने की बात हो रही है, जुपिटर उसको 10 दिन में अगर मान लीजिए बना रहा है, बहुत बड़ा आदमी बना रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो राहु उसको 10 मिनट में बना सकता है। मोस्ट पावरफुल प्लेनेट ऑन अर्थ आजकल कलयुग में राहु है। तो जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन को देख लीजिए, अगर ये किसी चीज को एक्सपेंड करेंगे, अगर किसी की बीमारी को एक्सपेंड कर देंगे, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियों में जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कैंसर सेल्स को। तो मारक प्लेनेट में जुपिटर वैसे उसका रोल नहीं होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में आ जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। सर अगर ये ट्राइन से मिल रहे हो तो माना जाएगा इनका संबंध? ट्राइन की बात मैम करेंगे हम लोग। नहीं तो संबंध में कैसे देखें, सिर्फ दृष्टि से और कंजंक्शन से देखें? संबंध में इसको आप ट्रांजिट से देखिए। अच्छा, ओनली ट्रांजिट। जी। अगर इसके साथ प्लेनेट भी बैठा हो तो राशि के साथ, तो उसका भी इफेक्ट आएगा। हाँ तो फिर उसको भी हम मारक मानेंगे? नहीं, उसको नहीं मारक मानेंगे। बस यही पूछना था मुझे। हाँ। राजीव जी, मेरी ना जुपिटर की दशा चल रही है और जुपिटर 7th का लॉर्ड है, तो मार्केज तो है, और तब से लेके आज तक मुझे कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते हैं। एक हटता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा हटता है तो मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। कौन सा लगन है आपका? वर्गो, कन्या। कन्या लगन है। अब देखिए, इस विषय पे अभी हम लोग जब आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो आपके चार्ट की बात ठीक है करेंगे। सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको एक रेमेडी भी दे देंगे हम, जिससे आपको ये जुपिटर वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सर रिकॉर्डिंग कर लीजिए। रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि कई बार आप लोगों के सामने हो चुकी है, अभी इस पे बहुत सारे डिस्कशन भी चल रहे हैं, जिसको बोलते हैं पुष्कर नवमांश। कुछ लोग, आप लोग पुष्कर नवमांश जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, क्योंकि पुष्कर नवमांश के दो मत हैं, दो व्यूज हैं। पहला व्यू क्या है? पहला व्यू ये है कि जो भी प्लेनेट पुष्कर नवमांश में है वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। अभी लिखिए मत, ये चीज सुन लीजिए पहले एक मिनट। ये पहला व्यू है, ठीक है। दूसरा व्यू क्या है? दूसरा व्यू इसका ये है कि जो प्लेनेट पुष्कर नवमांश में है, जब वो एमडी मैप में एक्टिव होगा, एमडी एडी पीडी यानी मैप में जब वो एक्टिव होगा, तब वो मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अच्छे रिजल्ट की बात नहीं हो रही है। जिन घरों की लॉर्डशिप लेके बैठा है, उन घरों के मैक्सिमम रिजल्ट वो प्लेनेट हमको दे देगा। अगर किसी के चार्ट में 6-12 का स्वामी होके कोई प्लेनेट जुपिटर आपका, मान लीजिए XYZ कोई भी प्लेनेट है, और वो हमारा पुष्कर नवमांश में आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सामने वाले एस्ट्रोलॉजर कह देंगे पुष्कर नवमांश में प्लेनेट है, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा, ये हमेशा देगा। लेकिन वो हमेशा अच्छे रिजल्ट प्रैक्टिकली नहीं देता।
वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट 6-12 के देगा। वो भी कब देगा? जब अपनी दशा में एक्टिव होगा। तो 6-12 के मैक्सिमम रिजल्ट देने का क्या मतलब हुआ? अगर वो व्यक्ति कंपटीशन दे रहा है उस समय, 6th हाउस कंपटीशन का है, तो उसका कंपटीशन क्लियर हो जाएगा। 12th हाउस फॉरेन का है, तो वो कंपटीशन क्लियर करके या किसी ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने गया है जहां उसका जॉब बाहर लगना है, हो जाएगा उसका काम। चार्ट से भी आप उसको बता देंगी कि 6-12 का प्लेनेट का दशा चल रहा है, काम हो जाना चाहिए, लेकिन उसका काम बहुत मैजिकल वे में होगा। तो ये पुष्कर नवमांश में वो प्लेनेट है, इसलिए करा रहा है। अब दूसरी बात यहाँ पे एक और आती है, अगर वो कंपटीशन नहीं दे रहा है तो तब भी तो उसको 6-12 के मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो जॉब में है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एडवांस केपी की बात हो रही है। अगर वो जॉब में है तो उसकी जॉब में क्या होगा? एमएनसी में जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी की जॉब मिल जाएगी। अगर वो जॉब में भी नहीं है, कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहा है, तो 6th हाउस के कौन से रिजल्ट उसको मिल जाएंगे? उसमें बीमारी 6-12 के पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे, बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। तो ये है पुष्कर नवमांश। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं। हाँ, अच्छे रिजल्ट नहीं देता पुष्कर नवमांश, मैक्सिमम रिजल्ट देता है। लिख लीजिए, पुष्कर नवमांश में पड़े हुए प्लेनेट अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से मैप में एक्टिव होने पर हमको मैक्सिमम रिजल्ट देंगे। पुष्कर नवमांश में पड़े हुए प्लेनेट अपनी लॉर्डशिप के हिसाब से मैप में एक्टिव होने पर मैक्सिमम रिजल्ट ऑफर करेंगे। अगर किसी प्लेनेट की इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, अगर किसी कोई प्लेनेट पुष्कर नवमांश में है और उसका एक भी लॉर्डशिप 12th हाउस का आ गया, मतलब वो 12th हाउस का लॉर्ड बन गया कहीं से, तो उस प्लेनेट का जो कारतत्व है, जो कारक है, वो बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हो जाएगा। 12 नंबर उसने पकड़ लिया ना। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर उस प्लेनेट की दशा चली, दशा तो सभी की आती है, अब वो प्लेनेट 12 नंबर लेके चल रहा है, वो भी बहुत स्ट्रांगली चल रहा है 12 नंबर लेके, पुष्कर नवमांश में आ गया है। जो सिर्फ केपी करते हैं वो इस बात को नहीं समझेंगे, तो वो बहुत स्ट्रांगली 12 नंबर दिखा देगा। अब उस प्लेनेट का नक्षत्र केपी में अगर 6-8 दिखा देता, 6-8-12 बन गया, तो वो व्यक्ति बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहेगा। प्लेनेट की स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करिए, इस सब चीजों को थोड़ा डिटेल में करेंगे हम लोग। एक आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को कि अगर प्लेनेट पुष्कर नवमांश में होके 12 नंबर दिखा रहा है, ठीक है, 12 नंबर दिखाने के बाद उस प्लेनेट की एमडी आ गई या एडी आ गई या पीडी आ गई, पीडी में भी प्लेनेट इफेक्ट देता है। जो पुष्कर नवमांश वगैरह के प्लेनेट है वो पीडी आते ही इफेक्ट दे देते तुरंत। अब अगर उस प्लेनेट की कोई दशा आ गई, मैप में एक्टिव हो गया, तो उसका नक्षत्र अगर कहीं पे 6-8 से संबंध बना रहा है, मतलब 6-8 दे रहा है, 6-8 इसको बोलते हैं, 6-8 सिग्निफाई कर रहा है,
तो 6, 8, 12 का संबंध बन गया। अगर सब लॉर्ड लेवल पे निगेशन नहीं है तो 6, 8, 12 के भरपूर संबंध, भरपूर रिजल्ट उसको मिल जाएंगे। यहां तक ये बात समझ में आई सबको? इसमें किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन पता कैसे लगेगा कि ये प्लैनेट पुष्कर नवांश में है? वो तो अभी आप सीख लेंगी ना, जब आप पुष्कर नवमांश पढ़ेंगी तो आप सीख लेंगी। राइट। जब हम सर आपने 10th हाउस बोला है ना, 10th हाउस बोला ना, वो उसको एक बार रिपीट कर। आपने 10 नंबर क्या 10th हाउस में होगा वो प्लेनेट, तब इफेक्टिव होगा। 10th हाउस नहीं बोला है मैडम, मैंने बोला है कि अगर वो प्लेनेट पुष्कर नवमांश में है और 12th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, तो उस प्लेनेट की जब भी एमडी आएगी तो जो उसका नक्षत्र है, अगर उसने 6, 8 दिखा दिया या केवल 6 दिखा दिया, 6, 12 का संबंध भी बनता है तो भी प्रॉब्लम आती है, 6, 8 का संबंध बनता है तो भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर उसने 6, 8, 12 या 6, 12 दिखा दिया तो ये 12th हाउस की प्रॉब्लम बहुत गंभीर आएगी, क्योंकि वो प्लेनेट उस हाउस में बहुत जबरदस्त तरीके से इफेक्टिव है। ठीक है राजीव जी, जो एनएल देखेंगे फिर 6 बार जी। एसएल ने नेगेट कर दिया, मान लो एसएल ने 5, 11 दे दिया, 12 को नेगेट कर दिया। अब यहाँ पे बात ये भी आती है ना, मान लीजिए एसएल ने निगेट कर दिया, ठीक है, लेकिन जो प्लेनेट पुष्कर नवमांश में आया हुआ है, अगर वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है तो क्या निगेशन सुनेगा वो? तो वो अपने रिजल्ट दे ही देगा ना। तो इसमें क्या है कि केपी इज वेरी ब्यूटीफुल टूल, प्रोवाइडेड टाइम इज करेक्ट। टाइम तो आजकल के जो बच्चे हैं, जो पिछले 10-15 साल में हुए बच्चे हैं, इनका टाइम करेक्ट होता है। तो ये केपी यूज करना इसमें बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। तो हम लोग पुष्कर नवमांश की बात कर रहे थे, तो ये एक आइडिया दे दिया आप लोग को। अब पुष्कर नवमांश के बाद में हम लोग क्या करेंगे? पुष्कर नवमांश के बाद में हम लोग योग कारक प्लेनेट हेडिंग डाल लीजिए, योग कारक प्लेनेट। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि योग कारक प्लेनेट वो प्लेनेट होता है हमारे चार्ट का जो स्ट्रिंग में अपने बाद के सभी प्लैनेट्स को पॉजिटिव बना देता है। नोट कर लीजिए, योग कारक प्लैनेट वो प्लैनेट होता है जो स्ट्रिंग में अपने आगे के सभी प्लैनेट्स को पॉजिटिव बना देता है। इसमें आगे वाले प्लैनेट्स लेंगे या पीछे वाले प्लैनेट्स को पॉजिटिव बनाएगा? आगे वाले को बनाएगा, आगे वाले प्लैनेट्स को बनाएगा। मान लीजिए किसी की स्ट्रिंग है मून, सैटर्न, केतु, मार्स, ठीक है। तो अगर इसके चार्ट, इस चार्ट में सपोज कर लीजिए मून अगर योग कारक प्लैनेट, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है, डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। आ रही है, मेरे को तो आ रही है। अच्छा, अगर किसी के प्लेनेट में, मैं थोड़ी सी आवाज बढ़ा देता हूं अपनी, अगर किसी के चार्ट में मून, एक स्ट्रिंग को नोट कर लीजिए इसको, मून, सैटर्न, मार्स, केतु, ये 4 प्लेनेट की मान लीजिए किसी की स्ट्रिंग निकाली हमने। अब इसमें अगर आवाज नहीं आ रही है मैम, आप बाकी लोगों को आ रही है आवाज? सर आ रही है। हाँ सर, पर थोड़ी बीच बीच में इको की हो रही है, जैसे प्रॉब्लम किसी के यहाँ से हो रही है।
थोड़ी देर के लिए सब लोग म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो अब सही है? हाँ जी। अच्छा, तो अब क्या हुआ, ये 4 प्लेनेट हमारे पास आ गए। अब इसमें अगर इन जनरल देखिए तो इसमें से कौन कौन से वो प्लेनेट हैं जो मैंने आपको बताए थे जो हमारी डेस्टिनी को खराब करते हैं। ऐसा करिए, पहले 4 प्लेनेट वो लिख लीजिए जो जिनको हम डेस्टिनी ब्रेकर बोलते हैं। हाँ, मून, राहु केतु मार्स मून। राहु केतु मार्स मून। इन 4 प्लैनेट्स को इस तरीके से समझ लीजिए कि ये जब भी जहां भी जिस भी स्ट्रिंग में आएंगे उस स्ट्रिंग को खराब कर देंगे। हमारी डेस्टिनी जो खराब होगी वो इन्हीं प्लैनेट्स की वजह से खराब होगी। अब एक मैंने स्ट्रिंग आप लोगों को लिखाई है अभी, मून वाली। अब उसमें मान लीजिए मून योग कारक प्लैनेट हो गया, तो सर इसको दोबारा रिपीट कर दीजिए। स्ट्रिंग मैंने आपको लिखवाई थी, मून सैटर्न मार्स केतु, या केतु मार्स, कुछ भी लिख लीजिए। मून सैटर्न मार्स केतु। तो अब अगर इस चार्ट में मून योग कारक प्लेनेट हो गया तो उसका मतलब ये हो गया कि मून के आगे के जो प्लेनेट हैं उसमें डेस्टिनी ब्रेकर कौन कौन से हैं? केतु मार्स मार्स और केतु। तो अब ये मून इस स्ट्रिंग के लिए पॉजिटिव, मून पॉजिटिव नहीं हो गया, मून इस स्ट्रिंग के लिए पारस पत्थर हो गया। हाँ मतलब आगे के प्लैनेट्स के लिए। अब आगे के प्लैनेट्स हमारे लिए एज ए डेस्टिनी ब्रेकर काम नहीं करेंगे। अगर किसी के चार्ट में ट्राई में या किसी घर में किसी हाउस में कॉम्बिनेशन बना हुआ है मार्स केतु का, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो बहुत खराब कॉम्बिनेशन हो गया, मार्स केतु हो गया। कहीं ना कहीं से ब्लड आने की संभावना है, एक्सीडेंट होने की संभावना है, देह कटने की संभावना है, देह में पीड़ा होने की संभावना है। एक्टिवेट कब होगा वो एक अलग की बात है, लेकिन अगर उस स्ट्रिंग में ये मून आ गया है तो ये चीजें उसके साथ नहीं घटेंगी। तो अगर ये बात हमको नहीं पता है तो हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर कुछ भी घट रहा है, कुछ भी नहीं घट रहा है, तो उसके पीछे कारण होता है। तो ये योग कारक प्लेनेट हम कैसे ढूंढेंगे, ये हम आपको इस टॉपिक में जब कवर करेंगे तो हम योग कारक प्लेनेट पे बात करेंगे। तो उसमें आप बताएंगे कि मून योग कारक कैसे बने? उसमें हम ये बताएंगे कि योग कारक कौन सा प्लेनेट होता है। मून तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया था। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि केंद्र क्या होता है और त्रिकोण क्या होता है। जो वैदिक ज्योतिष नहीं करा हो, जिसने वैदिक ज्योतिष नहीं किया होता है जी, तो जब केंद्र और त्रिकोण की बात होती है तो लगता है कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। तो केंद्र और त्रिकोण को समझेंगे, केंद्र और त्रिकोण से बनने वाले योगों को समझेंगे। तो जब केंद्र त्रिकोण समझ लेंगे, उनसे बनने वाले योग समझ लेंगे, तो आप ही लोग बता देंगे कि योग कारक प्लेनेट कौन सा हुआ। जैसे कि वीना मैम को मालूम है। शनि की राशि के लिए शुक्र योग कारक, शुक्र की राशि के लिए शनि योग कारक। ठीक है ना? अब इसको शनि की राशि के लिए शुक्र, शुक्र की राशि के लिए शनि, इस तरह से ना करके
बहुत इजी वे में अगर हम जानने की कोशिश करें, चार्ट सामने आया कि भाई कौन सा योग कारक प्लैनेट है, वो तरीका हम लोग सीखेंगे कि हमें याद ना करना पड़े कुछ। एग्जैक्ट। जब केंद्र त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, योग बन जाएगा तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी। हाँ। क्योंकि ज्योतिष में अगर हमने कोई चीज याद करी आज, तो वो कल साफ हो जाएगी। तो जो चीज हम समझ लेंगे वो हमेशा जैसे ही चार्ट आएगा तो हमको दिख जाएगी, अरे ये चीज इस चार्ट में है। ठीक है, तो ये केंद्र और त्रिकोण वाली बात हो गई। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है उच्च और नीच के प्लेनेट। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस उच्च और नीच के प्लेनेट में नहीं है, ये फिक्स होता है। उच्च के प्लेनेट याद कर लीजिए कौन कौन सी राशियों में होते हैं, उससे 7वां हमेशा नीच का होगा। राजीव जी, एक रिक्वेस्ट है जी। मैंने वैदिक ज्योतिष ज्वाइन किया था सबसे पहले, और मैं इस एक पॉइंट पे अटक गई और मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो क्लियर नहीं हो रहा था। मेलेफिक बेनिफिक कैसे ढूंढना है अपने चार्ट के फॉर अ पर्टिकुलर चार्ट, वो क्लियर नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा अब आगे जाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। मेलेफिक बेनिफिक जो है वो हमारे चार्ट में मेलेफिक हाउस और बेनिफिक हाउस कौन से हुए हर लगन के हिसाब से वो पकड़ लीजिए, वही मेलेफिक प्लेनेट है, उसका जो ओनर है वो मेलेफिक प्लेनेट है। ये आप एक बार क्लियर करवा दीजिए। बीना जी बताइए। त्रिशा डाय। बीना जी बता रही है, देखिए सर जो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स बन जाएंगे उस चार्ट में वो मेलेफिक हो जाएंगे। सुनिए, और जो केंद्र और त्रिकोण के लॉर्ड्स होंगे वो बेनिफिक प्लैनेट हो जाएंगे। यही कंसेप्ट है। नहीं पर राजीव जी, अगर वो त्रिकोण और सिक्स का दोनों का लॉर्ड है, जैसे वर्गो लगन में शनि दोनों का है, तब क्या? तब अटक गई थी मैं। अब आप देखिए मूल त्रिकोण राशि उसकी कहाँ पड़ रही है? मूल त्रिकोण तो 6 में पड़ती है, तो फिर वो कौन सा प्लैनेट हो गया? 6 में आ गया ना, अशुभ हो जाएगा, मेलेफिक हो गया। अगर 6, 8, 12 में जो साइन आएगा, अगर किसी प्लेनेट की राशि ने 6, 8, 12 को टच कर दिया तो वो मेलेफिक प्लेनेट हो गया, चाहे उसकी दूसरी राशि त्रिकोण में भी क्यों ना आ रही हो। बस केवल इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, परफेक्ट है। इसके कीर्ति जी जो 6, 8, 12 में आएगा ना उसकी एक कहीं ना केंद्र या त्रिकोण में आएगी एक राशि आएगी। हाँ, ठीक है। इसके बाद एक चीज इसमें और एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं त्रिक हाउस, इसको भी नोट कर लीजिए। सर एक चीज और पूछनी है, अभी जो मेलेफिक की बात कर रहे हैं अभी 6, 8, 12, उसमें जो प्लेनेट बैठते हैं राशि के अलावा वो भी मेलेफिक हो जाएगा क्या? जो राशि लॉर्ड है वो उस चार्ट के लिए मेलेफिक है। जो प्लेनेट वहां पे बैठा है उसके प्लेनेट के स्वभाव से पता चलेगा कि वो प्लेनेट 6th हाउस के लिए अच्छा है कि 6th हाउस के लिए खराब है, 8th हाउस के लिए अच्छा है कि 8th हाउस के लिए खराब है। ठीक है, इसी आसान लैंग्वेज में बस इतना ही समझिए, क्योंकि इससे डिटेल में जाएंगे तो फिर वैदिक का कोर्स शुरू हो जाएगा। इसके बाद लिख लीजिए आप लोग D9 चार्ट, जिसको कि हम नवमांश कुंडली बोलते हैं। D9 चार्ट को भाग्य कुंडली भी बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं? क्योंकि D9 चार्ट वो चार्ट है जो हमारे विवाह के बाद की परिस्थिति को दिखाता है। D9 चार्ट होता क्या है? D9 चार्ट होता है हमारी लग्न कुंडली के 9th हाउस का। देखिए, लग्न कुंडली के 9th हाउस का माइक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रोस्कोपिक व्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारे लग्न कुंडली का जो 9th हाउस है, जिसको हम भाग्य घर कहते हैं, भाग्य का हाउस बोलते हैं ना, लक वाला हाउस, उसका 9th डिवीजन जो होता है वो D9 चार्ट होता है। आप समझ लीजिए कितना माइन्यूट डिवीजन होता है ये। तो D9 चार्ट हमको बताएगा, और एक हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ये कहा जाता है कि किसी का भी भाग्य का परिवर्तन उसके विवाह के बाद होता है। अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पे। भाग्य में जो चेंज आता है वो विवाह उपरांत आता है। तो विवाह उपरांत जो चार्ट हमारा एक्टिव हो जाता है वो D9 चार्ट होता है। जो कुछ लोग कहते हैं शादी के पहले मैं बहुत बढ़िया था, शादी के पहले मैं बाद में मैं बेकार हो गया, तो इसका मतलब जिस कारक की वो बात कर रहे हैं वो प्लेनेट, उस कारक से एसोसिएटेड प्लेनेट D9 चार्ट में जाके खराब हो गया। प्लेनेट खराब कैसे होगा ये जब हम D9 करेंगे तब हम जानेंगे। अब कोई एक लोग जरा मुझे शुरू से बता दीजिए क्या क्या हम लोग ने पॉइंट लिखे हैं जो हमें कवर करने हैं। सर आपने बताए प्लैनेट्स एंड राशिस, उनके कारक तत्व, फिर प्लैनेट हमें कैसा रिजल्ट देगा, सॉरी प्लैनेट हमें कब रिजल्ट देगा, फिर कौन सा प्लैनेट हमें फुल रिजल्ट देगा और कौन सा हमें कम रिजल्ट देगा, फिर मारक प्लैनेट जुपिटर को छोड़कर आपने बताया जो भी मारक है केपी चार्ट में अगर वो अच्छे नंबर भी दे रहा है तो उसका डोनेशन एग्जाम्पल वाली बात हो गई थी, ये तो एक एग्जाम्पल बता रहे थे आप लोग को। फिर पुष्कर नवमान, फिर योग कारक प्लैनेट, उसके बाद केंद्र और त्रिकोण और योग, फिर उच्च और नीच के प्लैनेट्स, फिर त्रिक हाउसेस और D9 चार्ट। हाँ, जब इतना हम लोग योग कारक लिख लीजिए, बीच में आपने जो योग प्लेनेट बोला था वो योग कारक प्लेनेट है, योग कारक प्लैनेट ही लिखा है। जब इतना हमारा कवर हो जाएगा इसके बाद हम चार्ट को रीड करने के स्थिति में आ जाएंगे। मतलब चार्ट को रीड करने की स्थिति का मतलब क्या है कि हम चार्ट देख के ये समझ हमारे आ जाएगा कि ये चार्ट अब कैसे रिजल्ट देने वाला है आगे। ठीक है ना? जिस तरीके से केपी में सब लॉर्ड होता है, नक्षत्र लॉर्ड होता है, उसी तरीके से वैदिक में D9, D10 ये सब चार्ट्स होते हैं। तो केपी से अगर किसी का एनालाइज करना है तो बहुत इजीली हो जाता है। सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड्स को आप नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड थ्योरी पढ़ लीजिए, CSL पढ़ लीजिए, उसका नक्षत्र देख लीजिए, सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा अगर उसका टाइम सही है। वैदिक से भी उसी तरीके से उतना ही रिजल्ट आप निकाल सकते हो। अगर आपको D1 पढ़ना आता है, D9 पढ़ना आता है, प्रोफेशन देखना है तो D10, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट लिख लीजिए, D60 चार्ट। ट्रांजिट जी भी बोला था ना आपने?
हाँ, ट्रांजिट भी बोला था। ट्रांजिट तो अलग से करेंगे हम लोग, ट्रांजिट तो अलग से करेंगे। अब D1 चार्ट, जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं, वो हमने किसी का एनालाइज कर लिया, समझ ली पूरी बात। अब उसने हमसे पूछा कि हमारा कैरियर बता दो, हमारे कैरियर के बारे में बता दो। तो कैरियर के बारे में हम उसको D10 चार्ट से बता सकते हैं। D10 चार्ट कैरियर होता है। लेकिन D60 चार्ट के बारे में एक लिख लीजिए बात, कि D60 चार्ट से हमें एकदम सटीक इंफॉर्मेशन ओवरऑल लाइफ के बारे में मिल जाएगी। ओवरऑल लाइफ के बारे में उसकी सटीक इंफॉर्मेशन अगर हमें निकालनी है तो वो हमें D60 से मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब हम उसके D60 चार्ट को राशि तुल्य चार्ट बना के स्टडी करेंगे। कीर्ति मैम, कुछ याद आ रहा है? यहाँ तक मैं पहुंची नहीं, मैंने वहीं छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया D9 था? मैंने कंटिन्यू नहीं किया उसके, मैं क्योंकि पकड़ ही नहीं पा रही थी मेलेफिक बेनिफिक, तो आगे क्या देखती थी। इसीलिए मेरे लिए वो बहुत सोर पॉइंट है, कोई मुझे वही समझा दे ताकि मेरी जर्नी आगे बढ़ जाए। अब देखिए, राशि तुल्य का जो कंसेप्ट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत सक्सेसफुल कंसेप्ट है। राशि तुल्य का कंसेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए किसी की 4 नंबर लगन की कुंडली है, मतलब उसका D1 चार्ट 4 नंबर लगन का है, ठीक है? ये तो बात सबको समझ में आती है ना, D1 चार्ट में कौन सा लगन है। यस। तो D1 चार्ट अगर 4 नंबर की है उसकी, तो अगर हमें उसका D60 चार्ट से ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टडी करना है और सटीक इंफॉर्मेशन निकालनी है हर चीज की, तो हम उसके D60 चार्ट पे जाएंगे और उसको 4 नंबर राशि से घुमा देंगे, 4 नंबर का लगन बना देंगे वहां पे। ओके। मतलब उसका D60 चार्ट 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर किसी भी लगन का हो सकता है। उसको हम रोटेट करके 4 नंबर का लगन बना देंगे। अब उससे आप उसको बताइए, 100% सही बताएंगे आप उसको, एक एक चीज उसकी मैच करेगी। अब जो आपने उसको यहाँ पे बताया है, इसको जाके KP से चेक कर लीजिए, इसको जाके BNN से चेक कर लीजिए, तीनों चीज एक ही आएंगी। सर मतलब कि अगर हमारा D1 चार्ट जिस राशि का है उसी राशि से D60 चार्ट बनाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपका D1 आपका स्कॉर्पियो एसेंडेंट है, तो आप अपना D60 चार्ट खोलिए, उसमें फर्स्ट हाउस में कोई भी राशि आ रही हो, आप 8 नंबर राशि से उसको रोटेट कर दीजिए, 8 नंबर राशि को वहां पे लगन में ले आइए। तो ये हो गया आपका राशि तुल्य D60 चार्ट। ठीक है। तो अगर किसी भी चार्ट को राशि तुल्य बना के आप स्टडी करेंगी अपने लग्न की राशि से, तो वो आपको सटीक इंफॉर्मेशन दे देगा। इतना हो गया। तो इतना करने के बाद चार्ट को हम स्टडी पूरी तरीके से कर सकते हैं यहाँ से, जैसे हम लोगों ने अभी पिछली 2-3 क्लासेस में चार्ट को एनालाइज किया था, चार्ट की सर्जरी करी थी, है ना? तो वो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा हिट थ्योरी पढ़ेंगे। सर वो पूरा पढ़ा देना, क्योंकि हिट में ही सब हिट हुआ पड़ा है।
ठीक है, हिट थ्योरी को ठीक से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डिटेल हिट थ्योरी को जो पढ़ाने का मेरा ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे, वो ये ऑब्जेक्टिव था कि मुझे पता है आप लोगों को हिट थ्योरी आती है अच्छे से, सबको आती है, लेकिन जो बात हमारे समझ में नहीं आती है वो ये नहीं आती है कि किस हिट को करना है, किस हिट को नहीं करना है। किसी के चार्ट में 5 हिट हैं, पांचों को रेक्टिफाई करने चलेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो सीक्वेंस है कि किसको किसको रेक्टिफाई करना है, एक तो वो पढ़ेंगे, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि अगर किसी की 3 हिट हमें रेक्टिफाई करनी है तो उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हमने एक साथ किसी की 3 हिट रेक्टिफाई कर दी तो वो बम से गिर जाएगा, 2 घंटे बाद उसका फोन आ जाएगा आपको कि कैसा कैसा लग रहा है, बता नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होता है ना, एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट बॉडी पे होता है। आप अपने चार्ट में, आपके खुद के चार्ट में, अगर किसी के चार्ट में 7th हाउस पे कोई हिट है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब अपना चार्ट मत खोलने लगिएगा क्लास के बाद कि इस चीज को करके देखें। अगर किसी के 7th हाउस पे कोई हिट है तो आप उस हिट को ठीक करिए, उसको रेक्टिफाई करिए। आप अपनी बॉडी पे तो करेंगे, लेकिन आप जैसे ही उसका रेक्टिफिकेशन करेंगे आपके हस्बैंड आपको बता देंगे अपनी बॉडी के उससे कि कुछ चेंज आपने किया है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब एनर्जी शिफ्ट किसी हाउस पे होता है, भले ही वो निगेटिव था, हम उसको पॉजिटिव कर रहे हैं, तभी भी बॉडी में एनर्जी चेंज होती है, वो हाउस इफेक्ट होता है। तो आप अगर अपने चार्ट में 7th हाउस की हिट को ट्रीट कर रहे हैं तो आपके हस्बैंड को समझ में आ जाएगा कुछ हुआ है। इतना इफेक्टिव होता है। अगर आपने गलत ट्रीटमेंट कर दिया तो भी रिजल्ट उनके ऊपर आ जाएगा। 7वें घर की हिट ट्रीट हो रही है ना, जो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल अभी 3 दिन पहले किया था, जिसमें एसेंडेंट में सैटर्न था, 7th हाउस पे हिट था, याद आया आप लोग को? संगीता मैम याद आया? लग्न में शनि था, 7th हाउस पे उसका हिट था। सरोज मैम ने बताया था कि इसमें सैटर्न का बड़ा हिट है। ओके, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा। डॉक्टर वाला पहले वाला। अरे जो मैडम बाहर रहती थी, जो जिनका हस्बैंड बोल रहा था कि जब से शादी हुई है कैरियर खराब हो गया है, हाँ जी, उनका फीडबैक दूसरे ही दिन आ गया। हिट के ट्रीटमेंट के दूसरे ही दिन उनका फीडबैक आ गया। फीडबैक सुनिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या हुआ। उनका फीडबैक सिर्फ 2 लाइन का आया कि मेरे हस्बैंड अब काम पे वापस जाने लगे। जो वो डेली सुबह उठ के कहते थे आज नहीं जाएंगे। जब उनसे पूछा जाता था क्यों नहीं जाओगे, कहना ऐसे ही नहीं जाएंगे। कहन वो डेली काम पे जाने लगे और हमको रिजल्ट्स दिखने लगे। तो ये केवल दूसरे दिन का फीडबैक है उनका, मतलब 48 आवर्स के बाद का फीडबैक है। अब यही हिट अगर गलत ट्रीट हुई होती तो 2 घंटे बाद फोन आ जाता। केवल 2 नेगेटिव इफेक्ट 2 घंटे में आता है, पॉजिटिव इफेक्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में मिलेगा। और अगर हिट सही ट्रीट हुई है तो इफेक्ट दिख जाएगा, इफेक्ट विजिबल हो जाएगा। इसलिए हिट थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसको हमें बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हिट होती है, हमें दिखती नहीं है,
मतलब दिखती नहीं है का क्या मतलब है? अब आप लोग कहेंगे कि हिट कैलकुलेट करो, दिखेगी? दिखती नहीं है का यहाँ पे मतलब ये है कंसर्न हाउस की जो प्रॉब्लम बंदा लेके आया है उस हाउस से एसोसिएटेड हिट को हम नहीं देख पा रहे हैं। भाई 4-5 चीजें मैंने आपको बताई थी हिट में। सबसे पहले उस हाउस पे हिट चेक करो, जो प्रॉब्लम सामने वाला लेके आया है सबसे पहले उस हाउस पे हिट चेक करो, फिर उस हाउस लॉर्ड पे हिट चेक करो। हाउस लॉर्ड कहीं और बैठा होगा, जरूरी नहीं है कि उसी हाउस में बैठा हो। 2 चीज हो गई आपके पास। अब आपको यहाँ नहीं मिली हिट, ना उस हाउस पे मिली ना उस हाउस लॉर्ड पे मिली, लेकिन प्रॉब्लम तो है। ट्रांजिट का प्लेनेट हो सकता है। अरे नहीं मैम, अभी ट्रांजिट में मत जाइए, पहले पहले नेटल को देख लीजिए। कारका ऑफ द प्रॉब्लम, उस पे हिट चेक करेंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, अगर हाउस पे नहीं मिली और उसके हाउस लॉर्ड पे नहीं मिली तो अब केपी में आ जाइए, सब लॉर्ड पे चेक करिए, सब लॉर्ड पे हिट मिल जाएगी। सब लॉर्ड पे भी नहीं मिली, एनएल पे चेक करिए, रिजल्ट तो एनएल को ही देना है ना। अगर प्रोफेशन की बात लेके आया है तो सैटर्न को छोड़ना नहीं है, भले ही उसके उस हाउस से सैटर्न कंसर्न हो या ना हो। मान लीजिए कोई 5th हाउस का काम करता है, कोई 5वें घर का काम करता है, हम 5वें घर पे जूझे नहीं पड़े रहेंगे, हम पहले सैटर्न को चेक करेंगे क्योंकि सैटर्न उसका प्रोफेशन है। तो सैटर्न को चेक करने के लिए सैटर्न को चेक करिए, उसके सबलॉट को चेक करिए, उसके एनएल को चेक करिए। अच्छा, पूरा कंप्लीट पहले सैटर्न को ही कर लें, पूरा thoroughly Saturn check। को करिए। हाँ, और फिर अगर हम 5th हाउस पे जाते हैं, 5th हाउस और 5th लॉर्ड पे नहीं मिलता, तो जो लॉर्ड है फिर उसके भी मतलब 5th हाउस के भी नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड को चेक करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं? जी भाई, सबसे पहले हमने क्या किया, 5th हाउस को चेक कर लिया। अगर उसमें कोई प्लेनेट नहीं बैठा है तो ही उस पे हिट बनेगी, वरना नहीं बनेगी। खाली घर को ही हम प्लेनेट टू हाउस हिट में क्या करते हैं, खाली घर को चेक करते हैं। हाँ, अगर उसमें प्लेनेट बैठा है तो फिर हम उस हाउस की हिट को नहीं चेक करेंगे, प्लेनेट की हिट को चेक करेंगे, फिर वो प्लेनेट टू प्लेनेट होगी। हाँ, 2 स्टेप हो गए हमारे। अब हम 5th हाउस के नक्षत्र और 5th हाउस के सबलॉट को चेक करेंगे, ये हमें केपी से मिलेंगे। कस्पल सबलॉर्ड में जाती, कस्पल सबलॉट को चेक करेंगे, और अगर कस्पल सबलॉट पर ही हिट आ गई, और मान लीजिए उसके, अब एक चीज यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, बंदा नौकरी कर रहा है, प्रॉब्लम आ गई है, 5वें घर का काम कर रहा है, तो इसका मतलब 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड उसके चार्ट में वो प्रॉमिस दे रहा है, तभी तो वो नौकरी कर रहा था, है ना। तो सबलॉर्ड पे हो सकता है कोई हिट आ गई हो, कोई प्लेनेट एक्टिव हो गया हो, उसने हिट कर दिया हो, तो उसको चेक कर लीजिए। इतनी सारी चीजों को चेक करने के बाद कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मिलेगी 100%, तभी उसको प्रॉब्लम आ रही है। 90% केसेस में क्या होगा, 90% केसेस में ये होगा कि प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड ही सब लॉर्ड को हिट कर रहा है। ऐसा आप लोग जब हिट एनालाइज करेंगे इस एंगल से तो आप लोग पाएंगे ये चीज कि नक्षत्र लॉर्ड खुद सब लॉर्ड को हिट कर रहा है, या सब लॉर्ड ही उस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड को हिट कर रहा है, या वो प्लेनेट खुद अपने नक्षत्र को हिट कर रहा है। यस, होता बहुत बार। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम लोग हिट को पढ़ेंगे। हिट को जब पढ़ेंगे तो डिग्री हम लोग, जो प्लेनेट की डिग्री है उसको कैलकुलेट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करेंगे,
जब हमारे पास चार्ट सामने आया है तो हमको ये पता होना चाहिए, हमें ये दिख जाना चाहिए कि ये जुपिटर यहाँ पे बैठा है तो कितनी डिग्री का है। हाउस की डिग्री हमको सॉफ्टवेयर से मिलेगी, तो उसके लिए हम लोग एस्ट्रो सेज यूज करेंगे। ठीक है, वही हम शेयर करेंगे आप लोगों को, तो वो सबके पास होता है, सबके मोबाइल्स में होता है। तो ये हिट थ्योरी यहाँ पे हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग एक क्लास होरारी पे करेंगे, जिसमें कंप्लीट होरारी सिस्टम होगा, जिसको आप लोग सीट सिस्टम बोलते हो। सर प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि हम अगर हमें मंदिर बनाना है घर में, किस जगह पे बनाए, किचन बनानी है किस जगह पे संगीता मैम बनानी है? बता देंगी। हाँ जी, ये तो संगीता मैम से पूछ लीजिए। नहीं सर, आप ही बताइए सर, आपसे। हमें कुछ नहीं आता सर। अभी देखिए, एक आज का ही किस्सा आपको बताता हूँ। आज क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया था कि किसी का कोर्ट केस चल रहा था, आया था। किसी का कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें ये बताना था कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। उसको कहाँ से देखना चाहिए? अभी परसों की क्लास में मैं आप लोग को बता रहा था कि हार जीत हम 6th हाउस से ही देखेंगे। हाँ जी। तो किसी ने वहां पे बताया था कि 11th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड ये 8-11 दे रहा है तो केस जीत जाएगा। नहीं सर, मेरे को नहीं लगा कि जीतेगा वो। तो वो केस कैसे जीतेगा? वो केस वहां पे बात कौन से घर की हो रही है? 6th हाउस की हो रही है। तो जब 6th हाउस की बात हो रही है तो 6th हाउस टू के विद रिस्पेक्ट, अब जरा ये बताइए, विद रिस्पेक्ट टू 6th हाउस उसका 2nd हाउस कौन सा हुआ, 6th और 11th हाउस कौन सा हुआ, और 8th कौन सा हुआ? जब वो हाउस रिफ्लेक्ट होंगे तब वो जीतेगा। अच्छा, रिपीट करना प्लीज। भाई 6th हाउस की बात हो रही है, 6th हाउस लगन हो गया है यहाँ पे। तो जब 6th हाउस के सब लॉर्ड को हम चेक कर रहे थे तो किसी ने कहा कि 6th हाउस, ये तो ठीक है कि 6th हाउस से जीत हार हो जाएगी, लेकिन 6th हाउस के लिए 2-6-2-11 नंबर कौन दे देगा? कौन सा हाउस देगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। इसको जब हम लोग होरारी करेंगे तब समझ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट यहीं पे चेंज हो जाता है। यहीं पे थोड़ा सा केपी एडवांस का कंसेप्ट अलग होता है, केपी बेसिक का कंसेप्ट अलग होता है। केपी बेसिक में क्या है? केपी बेसिक में बहुत सीधा फंडा है, 6th हाउस का सब लॉर्ड अगर 8-11 दे रहा है तो केस जीत जाओगे। 8th हाउस प्रॉपर्टी, 11th हाउस। अच्छा, प्रॉपर्टी 6-11 देना, 6-11 कैसे दे देगा? क्योंकि कंपटीशन या कहीं पे भी जीतना तो 6-11 ही बात आना कौन से चाहिए। घर की हो रही है? 6th हाउस कोर्ट केस की। कोर्ट केस। अच्छा, कोर्ट केस, ओके। प्रॉपर्टी किस चीज पर? प्रॉपर्टी क्लस्ट्रल का है तो 8 आना चाहिए। 8-11 आएगा तो जीतेगा। 6-11 आएगा तो जीत गया, तो आप कह सकती हो देखो 6-11 आया जीत गया, लेकिन गारंटी नहीं है उसकी। अच्छा, ये केपी 6 का 2-6-11 होना चाहिए। 6 का 2-6, 6 को लगन बनाएंगे तो 2-6-11 आना चाहिए। यही आप बता रहे ना? करेंगे से 12 आ रहा था, 12 आ रहा था तो लग रहा था लूज होगा। वो केस मेरे ख्याल से वो जीतेगा नहीं। मैंने भी यही देखा था सर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। इसके बाद हम लोग इसमें अगर हम लोगों को समय मिला और आगे, क्योंकि हमें चार्ट प्रैक्टिस भी करना है, चार्ट एनालिसिस भी करना है ना, तो इतना सफिशिएंट है इसमें। नहीं सर, थोड़ा वास्तु भी डालिए ना प्लीज।
वास्तु तो आप लोगों को बहुत आता है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं आता सर, आप नहीं बताइए आता, सर। हमें नहीं आता इतना। सर आप अपने हिसाब से वास्तु को दूसरे एंगल से सिखाइए थोड़ा सा। नहीं, वास्तु भी हो जाएगा ना कि कौन सी हमें क्या चीज कहाँ पे बनानी है घर में, जैसे टेम्पल हो गया, बेडरूम हो गया, अरे सरोज मैम, किचन हो आप काम गया। बनवा देंगे, आप चिंता मत करिए। क्या बनाने सर जा रही चार्ट हैं? के हिसाब से, सर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए, थोड़ा चार्ट के सा। हिसाब से। सरोज जी, क्या बनाने जा रही हैं आप? सर बनाना तो है, कुछ घर बनाना है। अच्छा, कुछ भी बनाइएगा, एक काम कर लीजिएगा, हाँ जी, अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हाँ जी। थोड़े से जौ ले लीजिएगा, अच्छा, उसको लाल कपड़े में लपेट दीजिएगा, ऊपर से एक ईंटा रख दीजिएगा और एक थाल में रख के साउथ वेस्ट में प्लेस कर दीजिएगा। जब काम खत्म हो जाए तब हटा दीजिएगा। सर नई कंस्ट्रक्शन करनी है, जैसे ना घर में हमें तोड़फोड़ नहीं करनी, इसी में बेटे का जैसे अलग नए घर में प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी है। मतलब अपने ही घर में ऊपर बनाना है? नहीं नहीं, प्लॉट, खाली प्लॉट पे बेटे का बनाना है। बेटे का बनाना है? हाँ जी। तो उस प्लॉट के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कर दीजिएगा ये काम। सर एक बार रिपीट करेंगे? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक थाल ले लीजिएगा, उसमें लाल कपड़े में जौ भर के रख दीजिएगा, जौ को उस कपड़े में बांध दीजिएगा, और उसके ऊपर 2 ईंटें रख के उसको दबा दीजिएगा। पर इसी को कई बार जौ को गौमूत्र से धो के भी रखते हैं लोग इसी तरह से। दूध से धो के भी रखते हैं। दूध से धोते हैं। दूध से धोने में, जो जौ को दूध से धोया जाता है वो होता है अगर किसी को कोई डिजीज चल रही है, किसी को कोई डिजीज चल रही है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, तो राइट हैंड में जौ ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में से दूध, कच्चा दूध डाल के उसको धो दीजिए, दूध नीचे गिर जाए, जौ फेंक दीजिए, रिलीफ आएगा तुरंत। राइट हैंड में दूध, लेफ्ट में अरे मैडम, राइट में दूध ना ले लीजिएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट हैंड में जौ, राइट हैंड में जौ लेना है, केवल 1 मुट्ठी लेना है, केवल 1 मुट्ठी जौ लेना है और उसको लेफ्ट हैंड से कच्चे दूध से धोना है, मुट्ठी खोल के धोते जाइए, जौ ना गिरे। जितना अच्छा आपने धो लिया उतना आपको रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ये जो बीमार है व्यक्ति वो खुद ही करेगा, जो व्यक्ति बीमार है वो खुद ही करेगा। कहाँ डालना होता है इस जौ को? घर के बाहर करना ही, घर के बाहर है ये रेमेडी। वही जल पर वहाँ? अरे कहीं कोई खाली प्लॉट पड़ा वहां फेंक दीजिए। अच्छा अच्छा, पानी में डालने की जरूरत नहीं नहीं नहीं। और गौमूत्र क्यों यूज करते हैं फिर? गौमूत्र किस चीज का कारक होता है? मुझे तो नहीं पता। कोई बताएगा? कोई कोशिश करिए। गाय तो वीनस होती है जी, गाय तो वीनस होती है। गौमूत्र राहु होता होगा, राहु होता होगा, राहु। राहु केतु, केतु राहु। सर जो समझ नहीं आता वो राहु कह देते हैं। नहीं नहीं, राहु नहीं है सर, वीनस से रिलेटेड होता होगा या तो कुछ। वीनस तो किस गाय बीमारी में, अच्छा इसको इस तरह से लिंक करिए, किस बीमारी में हम गौमूत्र का सेवन करते हैं? जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर। कैंसर। गौमूत्र जो है वो जुपिटर है। राहु को 2 ही प्लेनेट कंट्रोल कर सकते हैं, जुपिटर एंड मार्स, एक जुपिटर। तो गौमूत्र वाली जो रेमेडी है वो जुपिटर की है,
कुलदीप जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। और जो लाल कपड़े में लपेट के 2 ईंटें रखने वाली रेमेडी है, ये मार्स की है। दोनों एक साथ नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे एक वास्तु वाले करवाते हैं, जब वास्तु का कोई कार्य करते हैं ना किसी घर में, जी, तो पहले उस घर वाले से जो गौमूत्र से धुलवा के इसी तरह से रख के 2 ईंटें रखवाते हैं थाल पे घर के किसी कोने में। क्योंकि अच्छा, सर इसलिए होता होगा क्योंकि जितने भी छत और टॉयलेट्स वगैरह हैं वो राहु से रिलेट करते हैं, तो वो सब कंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक से हो जाए। या मतलब ये राहु की रेमेडी है। देखिए मैं बताता हूँ, इसके 2 रीजन है। एक रीजन तो ये है, जब हम अपने घर में रेनोवेशन कराते हैं, जैसे ही पहला हथौड़ा चलता है, राहु खड़ा हो जाता है, राहु एक्टिवेट हो जाता है, तो हम पहले ही राहु को मार्स के सुपुर्द कर देते हैं, लो भाई आप संभालो जी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो वास्तु करने वाले लोग ये जाके पहले एक दिन कराते हैं, अगले दिन से वास्तु करते हैं जाके। हाँ जी, वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप किसी के घर में जाके वास्तु में कुछ चेंजेस करते हो, तो वहां की एनर्जीज आपको पकड़ती हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है वो एसोसिएटेड टू राहु होती है। तो वो उनके घर में करवाते हैं सर? हाँ, जिसके घर में आपको वास्तु करने गए हैं, वहां एक दिन पहले ये करवा दिया जाता है। और सर ये जो जैसे खाली प्लॉट बनाना है, तो ये अपने घर में जिसमें रह रहे हैं उसमें रखे? नहीं, जहाँ काम शुरू होना वहां रखिए। पर वहां तो लेबर हटा देगी, वहां तो लेबर लगी। उसको बोल दीजिए कि जब तक यहाँ जरूरत ना पड़े इसको हटाना नहीं। और अगर हटा देना तो एक निशान मार्क कर दीजिए, इतने के बीच में ही रखना। अच्छा, हाँ, तो इससे क्या होगा? अब ये भी बात है कि अगर प्लॉट में हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? अगर हम प्लॉट में ऐसा कर रहे हैं तो वहां पे कोई कैजुअलिटी नहीं होगी मकान बनते समय। घर बनते समय किसी लेबर को, किसी काम करने वाले को, इवन आपको कोई चोट नहीं लगेगी। नहीं तो जनरली ऐसा होता है, जब कोई नया कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो उससे एसोसिएटेड जितने भी लोग होते हैं, इंक्लूडिंग ओनर, किसी न किसी को चोट लगती है, खून जरूर निकलता है। इससे भी ऐसा भी हो सकता है कि उनका काम अच्छा स्मूथली हो जाए, कंस्ट्रक्शन का खर्चा। हाँ, कंस्ट्रक्शन स्मूथली ही होगा भाई, उसमें बाधा नहीं आएगी, चोट नहीं लगेगी, तो स्मूथली होगा। उसको मिट्टी में दबा देना है, उसको मिट्टी में दबा देना है। नहीं मैम, ऊपर रखना है उसको। अब जब तक कंस्ट्रक्शन चले पड़ी रहे जी। हाँ, जब तक कंस्ट्रक्शन चले वहीं रखती रहे। बिल्कुल। इसको एक दूसरे एंगल से भी देखिए। इसका दूसरा एंगल ये है कि जब कहीं काम चल रहा होता है तो किसी को चोट लगती है तो खून बहुत निकलता है। ध्यान दिया है कभी? नहीं। ब्लीडिंग बहुत होती है। अच्छा। क्यों? जब काम शुरू हुआ, फावड़ा चलना शुरू हुआ, तो राहु एक्टिवेट हुआ। राहु को दबाएगा कौन? मंगल आएगा कहाँ से? ब्लड ही निकलेगा उसको दबाने के लिए। इसलिए गांव में ये भी कहावत होती है कि अगर मकान बनते समय किसी के चोट लग जाए, खून निकल आए, तो अच्छी बात है, वो मकान में रहने वाले लोग सक्सेसफुल रहते हैं। तो क्यों इसका इंतजार किया जाए, पहले ना करके रख दिया जाए वहां पे। तो इतना हम लोग कवर करेंगे। अब इसमें देखिए, पहला टॉपिक क्या था? राशि तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन है मेरा। के कारक और ये सब आते हैं, सबको ही आते होंगे शायद 12 राशि और प्लैनेट के कारक। सर एक चीज है, जैसे अभी हमने क्लास ली थी सब लोगों ने, तो उसमें हमेशा जब भी राशियों की बात हुई है तो सर ने वही बोला कि जो आपके
हाउसेस के कारक हैं, हाउसेस के जो वो हैं, मतलब हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स वही राशि है। लेकिन सर बहुत जगह मतलब मेनली ऐसा भी होता होगा कि राशि की अपनी भी कुछ सिग्निफिकेशंस है। राशि के सब राशियों के अपने सिग्निफिकेशन है। हाँ, तो वो हमने नहीं पढ़ा हुआ, वो हमने नहीं पढ़ा हुआ। हमने तो राशियों को सिर्फ हाउसेस से कनेक्ट करके पढ़ा हुआ है। नहीं, मैंने पढ़ा है राशि के बहुत अलग अलग सिग्निफिकेटर्स होते हैं, सर लेकिन इसके अभी फेस का भी, फेस से भी पता लग जाता है इसकी कौन सी राशि होगी लगन में, पता लगेगा। देखिए यहाँ पे जो राशि के सिग्निफिकेशंस की बात हो रही है, जो संगीता मैम कह रही हैं, वो जो सिग्निफिकेशन है उनको मैं आप लोग को बताता हूँ थोड़ा सा। वो सिग्निफिकेशन इस तरह से आप निकालिए, जैसे 1 नंबर राशि हो गई मेष, अभी लिखिए नहीं, समझ लीजिए। जैसे 1 नंबर राशि हो गई मेष, तो मेष का साइन क्या है? मार्स। अरे भाई, मेष राशि का जो सिंबल है वो क्या है? भेड़ी, क्या है? भेड़। मेंढा, मेंढा बोलते हैं, मेंढा। हाँ वहीं वही से वही उसका मेंढा। सिग्निफिकेशन निकलता है। कल जिसमें 12 उसके सींग रहते हैं। हाँ, कल 12 राशियों के सिग्निफिकेशन मैं आप लोगों को या तो लिखवा दूंगा या फिर आप लोगों को भेज दूंगा। वो हर जगह वही रहेंगे। आप 10 भेज दीजिएगा, उसमें तो सिंपल है ना, तो हम लोग पढ़ सकते हैं खुद से। हाँ, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसके बाद और ये सर मेरा एक क्वेश्चन पीछे रह गया, टॉपिक आगे चला गया। बताइए। अभी आपने जैसे वो बताया था ना, वास्तु वाला बांध के रखने वाला जो सामान था, अगर कोई, ये तो आपने जैसे आज बताया तो किसी को पता चला और किसी का ऑलरेडी ऐसा हो रहा और वो चपेट में आ गया, तो कोई बचने का भी रास्ता होता है इसका? क्या मतलब? मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे उपाय आपने बताया तो हमें आज पता चला, तो जो नई आगे कंस्ट्रक्शन कराएगा वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर किसी ने सुनिए, ये जो प्रॉब्लम है, जब आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगी तो ये आपको करना ही चाहिए। ये हर एक को करना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूँ अगर कर चुका है और उसको नहीं पता, तो क्या उसको अपनी सेफ्टी के लिए बाद में कुछ कर सकता है? कोई उपाय होता है? राहु रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो करिए। ओके, तो तब भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। हाँ, अगर राहु से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, आपको अगर उस घर में डर लग रहा है, हाँ जी, करिए। आपके चार्ट में राहु 4th हाउस में नहीं है, समझिएगा मेरी बात। हाँ जी, भी आपको डर लग रहा है घर में, तो करिए। और आपके चार्ट में 4th हाउस में राहु है, तो वो उपाय मकान बनते समय आप नहीं कर पाई होंगी। समझिए, लॉजिक को समझिए। प्लेनेट होने भी नहीं देता है। कई बार तो लोग बना बनाया घर ही ले लेते हैं ना, राहु है 4th हाउस में, जिसके घर तो या फ्लैट तो बना बनाया ले लिया, तो उनको अगर ऐसा लगे कि घर में डर लग रहा है, तब वो क्या कर सकते हैं? तो उस केस में राहु की रेमेडी करिए उस घर में। वही, यही वाली रेमेडी, दबा के रख दे और उसको। की बहुत सारी रेमेडीज, राहु की बहुत रेमेडी हैं। वो धीरे धीरे मैं आपको कोर्स में बताऊंगा। राहु की तो ऐसी रेमेडी है कि राहु हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। राहु और सर जैसे किसी की राहु की दशा चल रही होती है, और अक्सर ऐसा बोला होता है किसी को घर में रेनोवेशन कराना है, पर्टिकुलरली छत का रेनोवेशन कराना है या बाथरूम का नया बाथरूम बनवाना है, मतलब घर में और कुछ नहीं कराना, और राहु की दशा चल रही है, तो अक्सर ऐसा बोला गया है कि राहु की दशा में आपको नहीं छेड़ना चाहिए। और सर जब इम्पोर्टेंट है तो क्या करें? फिर यही रेमेडी करें? ये कुछ और? ये रेमेडी है, एक ये रेमेडी है, और एक और रेमेडी है, उसको भी लिख लीजिए। हालांकि वो थोड़ी सी मुश्किल रेमेडी है। भेड़ का सींग, भेड़ के सींग से घर के चारों कोने में दीवार थोड़ा थोड़ा खुरच दिया जाता है।
लेकिन अब ना तो भेड़ मिलता है ना सींग मिलता है, तो इससे तो अच्छा जी शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट नहीं, वो भेड़ राहु का प्रतीक माना जाता है, अच्छा, इसलिए उसको ऐसे करा जाता है। तो उससे अच्छा ये रेमेडी है जो आपको अभी लाल कपड़े वाली बताई थी ना, ये बहुत सक्सेसफुल रेमेडी है। सर एक चीज और है, जी तो जैसे मान लो रेनोवेशन करवा ली हम्म, और उसके कई बार डर ऐसे लगता है जैसे हमें बिजनेस के थोड़ा सा उसमें लग रहा कोई दिक्कत आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो फिर डर लगने लगता है कि यहाँ वास्तु ठीक नहीं हुआ, हमने दोबारा रेनोवेट कराना है। महाअंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में देख लीजिए, कहीं ना कहीं राहु चल रहा होगा। शनि की चल रही है वैसे, शनि में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में कहीं ना कहीं राहु चल रहा होगा, तभी भ्रम आ रहा है और तो भय। फिर ये दो मेन कारक है राहु के, भ्रम और भय। हम्म, तो राहु भ्रम किसमें देगा? हम्म, राहु भ्रम उसमें देगा जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम हम्म। सर है। आपने अभी जो ये बताया ना राहु वाला, रेमेडी करनी ये वाली हो जाएगी इस वाली से। जी जी सर अभी जो आपने बताया ना राहु वाला, जो मैं आपको बोल रही हूँ, अभी जो हमने लैंड ली तो 3-4 प्लॉट हमने देखे और उसमें मैंने खुदवा के देखा था उसको, 3-4 प्लॉट्स को, उसकी मिट्टी को भरवा के चेक करवाने के लिए। और उसके बाद से मुझे नहीं पता किससे वो हुआ, उसके बाद से मैं थोड़ी इन सब चीजों में, मतलब इन्फेक्शन या इस तरह की चीजों में मैं चपेट में आ गई हूँ। अब देखिए, राहु की एक बहुत असरदार रेमेडी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, हाँ लिख जी, लीजिए। तो अब मैं बचूं कैसे? राहु की असरदार बहुत बढ़िया रेमेडी क्या है, जिसमें राहु आपको प्रॉब्लम फिर नहीं देगा। एक हाँ हमारी जी, लग्न कुंडली होती है, एक हमारी चंद्र कुंडली होती है। हाँ जी, दोनों चार्ट में कहीं ना कहीं तो राहु बैठा होगा, ऐसा तो कोई चार्ट होगा ही नहीं जिसमें राहु ना हो। तो लग्न कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है, और चंद्र कुंडली में राहु जिस राशि में बैठा है, उतने राशि या हाउस? राशि 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 नंबर ही लिखिए आप। हाँ, तो दोनों में तो एक ही होगा ना राशि तो। अलग अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगी, जैसे हो हो सकती है जाएगा अलग हो जाएगी। वही। राशि, राहु जिस राशि में बैठा है, उतने नारियल यदि लेने हैं। लग्न में एरीज में बैठा है तो चंद्रमा डिस्टरबेंस आ भी रही है एरीज में प्लीज, कहीं बैठेगा। से डिस्टरबेंस आ रही है, म्यूट कर लो प्लीज। ये उपाय शनिवार को एक बार में एक का करेंगे, एक बार में लग्न का करेंगे, अगले शनिवार को चंद्र का करेंगे। जैसे मान लीजिए लगन कुंडली में किसी के 2 नंबर राशि में राहु बैठा है, तो उसको 2 नारियल लेने हैं, सूखे वाले। सूखे नारियल कौन से होते हैं? जो हवन में ऊपर आहुति में बाद में रखे जाते हैं। गोलागरी। हाँ, जिनको ना हम छील सकते हैं ना हम काट सकते हैं, वो वाले। अब समझ गए होंगे आप लोग कौन से। आवाज वाले, बोला तो कट जाता है सर। आवाज वाले नारियल है वो। हाँ हाँ हाँ, आवाज वाले। मतलब ऊपर जो जिसमें कमल होता है ब्राउन वाला। हाँ हाँ, वही नारियल जिसमें ना पानी होता है ना गरी होती है, कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, वो नारियल अब जैसे किसी के 2 नंबर राशि में है तो वो 2 नारियल लाएगा शुक्रवार को अपने घर।
शुक्रवार की रात में 12 बजे के बाद। शुक्रवार को हम 2 नारियल ले आए और रात में 12 बजे के बाद हम उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 11 बार। 11 नंबर राशि होती है राहु की, इसलिए 11 बार। दोनों नारियल को? हाँ, अलग अलग घुमाएंगे, अलग अलग करके, एक बार में नहीं। हाँ जी। 11 बार उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के दोनों नारियल को एक पॉलिथीन में पैक करके रख दीजिए। सुबेरे जाके पॉलिथीन खोल के वो नारियल जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे नारियल टच नहीं करना है अब आपको। मैम म्यूट है आपका। घर के बाहर रखना चाहिए। आप पॉलिथीन में पैक करके घर के अंदर ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बस आप उसको टच नहीं करेंगी, जल प्रवाह करने तक भी नारियल को आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट डे किसी भी टाइम? नेक्स्ट डे किसी भी टाइम नहीं, सुबह जल्दी से जल्दी जाइए, उसका अला बला कर दीजिए। अच्छा। ये हमने पहले शनिवार को किया। हाँ जी। अब इसी का कंटिन्यूटी में दूसरे शनिवार को उपाय लिख लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जिनको राहु बहुत खराब फल दे रहा है और उनको पता है कि मेरा राहु बहुत खराब है। इसी पहले वाले उपाय को कंप्लीट करने के लिए सेकंड शनिवार को आपको फिर शुक्रवार को 11 मछलियां लानी है अपने घर। वेजिटेरियन लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये रेमेडी है, इसको कोई खाना वाना थोड़ी है मछली को। इसको तो पानी में रख के लाना है, जिंदा लाना है, जिंदा ले जाना है घर से। अच्छा, छोटी छोटी वाली लाना है, बिल्कुल इतनी इतनी बड़ी वाली। देखिए इतनी इतनी बड़ी वाली जो एक्वेरियम में रखते हैं। हाँ, वही छोटी छोटी मिल होती है। जाती है, जिंदा मिल जाती है, छोटी छोटी बाउल में रख के मिल जाती है। 11 मछली आप फ्राइडे को अपने घर ले आइए और सैटरडे को जाके उसको बहुत प्रेम से जल में भेज दीजिए। मतलब जिसे कहते हैं पानी में मछली छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने जी, इसको तो कोई वारना वरना नहीं है? नहीं नहीं, उसको नहीं मारना है। यहाँ पे हम लोग ने एक्चुअली में किया क्या, ये समझ लीजिए। पहले शनिवार को हमने राहु की जो निगेटिविटी हमारे पास हमारी बॉडी में है उसको निकाल दिया। दूसरे शनिवार, भाई एक तरीका किसी चीज को ठीक करने का है कि हम निगेटिव चीज अपने पास से हटा दें, और दूसरा तरीका क्या है, उसकी पॉजिटिविटी भी हम थोड़ा सा ले लें। दूसरे शनिवार को जो हम जिंदा मछली जल में छोड़ रहे हैं तो राहु देव को प्रसन्न कर रहे हैं। ओके। तो जब किसी भी प्लेनेट का इस तरह का जो पाप प्लेनेट है, जो इनका उपाय किया जाता है, तो इसमें पहले उसको अपने पास से हटाइए, फिर उनको प्रसन्न कर दीजिए। ठीक है। ये सर जहाँ मछलियां होती हैं वहीं जाके उनको कुछ खिलाओ तो वो भी काम करता है। एक तीसरा उपाय भी लिख लीजिए। ये तो आपने लगन की राहु की बात की ना, अब मून कुंडली की भी कुछ कह रहे थे। पहले ये वाला कर लीजिए, फिर बताते हैं सब। ठीक है। तीसरा उपाय लिख लीजिए। लैया जो होती है ना, लैया, क्या होती है? लैया जिसको मुरमुरा बोलते हैं, मुरमुरा। अब सब जगह अलग अलग बोला जाता है। मुरमुरा चावल वाला हो?
हाँ, अरे वो जो लैया चना हम लोग के स्कूलों के बाहर बिकता था पहले, वही मुरमुरे लैया। होते हैं, हाँ। हाँ, हाँ मुरमुरे। जो हरिद्वार जैसे भी प्रसाद में मिलता है। हाँ हाँ, वही 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 जो अधिकतर मंदिरों में प्रसाद में होता है वही। एक पैकेट मुरमुरा ले लीजिए, हम्म, बड़ा वाला। बड़ा वाला मतलब बोरी नहीं लेना है, वो 30 40 50 रुपए वाला जो होता है। हाँ, पैक किया हुआ पैकेट आता है ना, उस पे उस पे गुजराती लैंग्वेज में लिखा रहता है, सबकी तरफ मिलता होगा। हम्म, वो एक पैकेट ले लीजिए, किसी नदी के पुल पे चले जाइए, वो पैकेट खोलिए और खड़े होके आराम से उसको पानी में डालिए। देखिए ऐसे आराम से धीरे धीरे डाल दीजिए, 10-15 मिनट लगा दीजिए उसमें। जैसे जैसे मछलियां वो लैया खाएंगी, वो मुरमुरा खाएंगी, आपके निगेटिविटी राहु की कम होती जाएगी, राहु आपके पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोग के राहु खराब है वो इस रेमेडी को रेगुलर बेसिस पे किया करें। सैटरडे को सैटरडे को ही, राहु की सब रेमेडी सैटरडे को ही होती है। ये एक इन जनरल रेमेडी है, वो 2 करने के बाद, फिशेस डालने के बाद। ये वो रेमेडी है जो वो 2 ना भी कर पाए तो ये करे। तो ये कर, ओके। ये तो किए कराए का भी सर इससे इलाज हो जाएगा? किया कराया कहाँ ले आए इसमें? नहीं मतलब ऐसा भी नेगेटिव, वो भी तो एक नेगेटिव एनर्जी है ना उसको। तो दूसरी चीज है, वो राहु अलग चीज है। किया कराया जो चार्ट में राहु से क्रिया किया कराया देखते हैं, वो ये देखते हैं कि अगर 8th हाउस, सुनिएगा, अगर 8th हाउस और एसेंडेंट में शनि या राहु एक साथ या अलग अलग, या केवल शनि या केवल राहु, समझिएगा पूरी बात। 8th हाउस और एसेंडेंट में शनि राहु एक साथ या शनि राहु अलग अलग या केवल शनि या केवल राहु अगर आपके चार्ट में बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर किया कराया है। इसका मतलब है अगर आपके ऊपर किया जाएगा तो असर तुरंत होगा। 8th हाउस में बैठे हैं जी, मतलब यू आर प्रोन टू नेगेटिव एनर्जीज। ठीक है। आपको इजीली नेगेटिविटी दिया जा सकता है, तंत्र का प्रयोग आपके ऊपर इजीली किया जा सकता है। 8th असेंडेंट ही होना चाहिए कोई भी चार्ट में? ये D1 चार्ट की बात हो रही है, एक बार फिर बताता हूँ। नहीं, सिर्फ 8th असेंडेंट में, 8th असेंडेंट चार्ट में कि कोई भी चार्ट में प्लेसमेंट? 8th असेंडेंट नहीं बोला मैंने, अच्छा, 8th हाउस और लगना, मतलब पहला घर और 8वें घर में शनि राहु एक साथ हो, अलग अलग हो, युति में हो, केवल शनि हो, केवल राहु हो। ओके। हाँ, तो उस केस में ये प्रॉब्लम रहती भी है, ये प्रॉब्लम रहती मेरा है। है सर, केतु का तो मेरा कोई रोल है सर, नहीं है। 8th हाउस में शनि है। नहीं मैम, केतु का कोई रोल नहीं है यहाँ। बट शनि अकेला होना चाहिए, शनि या राहु, कोई और प्लेनेट साथ में नहीं होने चाहिए। नहीं, अकेला होगा तो ज्यादा इफेक्ट होगा, कोई और प्लेनेट होगा तो उस केस में अगर शनि का मित्र है तो वो चीज बढ़ा देगा। शनि का शत्रु है तो दोनों लड़ रहे होंगे वहां पे बैठ के। इसको इस तरीके से लॉजिक को समझिए। तो अगर इसको एक और तरीके से लिंक कर लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि शायद मेरे ऊपर कुछ तंत्र का प्रयोग हुआ है, मेरे ऊपर तंत्र का प्रयोग हुआ है, तो आप तुरंत उसकी वहां पे प्रश्न कुंडली बना लीजिए, चाहे सीड नंबर लेके बना लीजिए, चाहे टाइम से बना लीजिए, जिसको आरकेपी बोलते हैं, ठीक है, चाहे ऐसे ही बना लीजिए, जब उसका क्वेश्चन आया तभी की बना लीजिए।
तो आप देखिए, अगर जेन्युइनली उसके साथ ये घटना घटी है तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अच्छा, नहीं तो उसको वहम होगा, ये कह सकते हैं अगर नहीं मिली तो। जी, अगर उस ये मतलब नहीं मिला कॉम्बिनेशन तो हम कह सकते हैं तुम्हें वहम है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। अगर नहीं ये है। कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप कहेंगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ बोला उसको कि ऐसा कुछ नहीं है भाई आपके साथ। हाँ जी।